नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात की अब कहानी है सारी। बिहार के नेताओं के लिए आज की रात भारी है, क्योंकि कल किसका बेड़ा पार होगा और किस पार्टी का बंटा धार, ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन एग्जिट पोल में एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनने का अनुमान है। एग्जिट पोल तो यही कह रहे हैं कि बिहार में पिछली बार के मुकाबले प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए सत्ता में वापसी कर रहा है और महागठबंधन के अरमानों पर एक बार फिर पानी फिर सकता है। खैर, ये तो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं और एग्जिट पोल में कितने एग्जैक्ट होंगे ये तो कल पता चल जाएगा। फिर भी सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो बिहार में एक बार फिर से एनडीए सत्ता में वापसी कर रहा है। बिहार में विपक्ष ने जोर शोर से एसआईआर और वोट चोरी का मुद्दा उठाया था, लेकिन एग्जिट पोल की माने तो विपक्ष के लिए कोई मुद्दा काम नहीं आया और बिहार में बम्पर वोटिंग भी इसी की ओर इशारा कर रही है। तो आज बात इसी मुद्दे पर कि आखिर एग्जिट पोल कितने एग्जैक्ट साबित होंगे। यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात की अब कहानी है सारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी। और चलिए, बेहद खास मुद्दा है। चर्चा के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं प्रेम सिंह बाजौर जी, पूर्व विधायक है। बहुत स्वागत है प्रेम सिंह बाजौर जी आपका। हमारे साथ पंकज मीणा जी है बीजेपी से, स्वागत है पंकज जी। राजेंद्र मेघवाल जी भी चर्चा में मौजूद है, कांग्रेस से है। राजेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। और साथ ही पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए। योगेश जी, आपका बहुत स्वागत है। बेहद अहम है। अब देखिए, एग्जिट पोल जो कह रहे हैं, दावे कर रहे हैं, उसके अपने आधार है, लेकिन क्या वाकई में एग्जिट पोल एग्जैक्ट रिजल्ट साबित होंगे, इस पर चर्चा भी हुई है कई बार। लेकिन अब कल का दिन क्योंकि काउंटिंग का है, प्रेम सिंह बाजौर जी मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगे सर, क्योंकि आपके पास बेहद अहम रिपोर्ट है बिहार के इस विधानसभा चुनाव को लेकर भी और अंतर को लेकर भी। सबसे पहले मैं बिहार पर ही चाहूंगी कि क्या कहती है ये आपकी रिपोर्ट और क्या आपकी ये रिपोर्ट एग्जिट पोल से पूरी तरह मेल खाती है? मैं आपको बता दूं, हमारा रिकॉर्ड है पिछले 10 साल से हम लोग सर्वे कर रहे हैं जी। पिछली बार भी आपके फर्स्ट इंडिया पे चला था जी। मेरा करीब एग्जैक्ट जाता है, कभी भी कोई आगे पीछे नहीं होता जी जी, सटीक जाता है। प्रेम सिंह जी, इस बार का सर्वे क्या कहता है बिहार को लेकर, 243 सीटों को लेकर? बिहार का हमारा जो कैलकुलेशन है, सर्वे रिपोर्ट है जी, मैं आपको थोड़ा निवेदन कर दूं कि हमारी जो टीम है, हमें दोनों जो आपके जो है फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड जी, उन दोनों राउंडों में हमने 159 सीटों पे सर्वे किया है जी, और 159 सीटों के अनुपात हमने आगे की एवरेज निकाला। कुछ रेंडम सर्वे भी किया, आगे की सीटों पर कर नहीं पाए पूरा। पहले तो मैं आपको मेरा सैंपल साइज बता देता हूं जी, कि 159 सीटों पे हमने 5,53,000 का सैंपल साइज है हमारा। ये साइज देश में किसी के पास भी नहीं होगा, इतना सैंपल साइज। और हमारे हिसाब से जो सीटें आ रही है 159 का मैं आपको आंकड़ा बताता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको पूरा बता देता हूं जी। हेलो जी जी, प्रेम सिंह जी आप 159 सीटों में भाजपा की सीट आ रही है। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही सर, आप अपनी बात पूरी रखिए। हेलो, 159 सीटों में भाजपा की सीट आ रही है 58। सीटें आ रही है जी। और 159 सीटों में नीतीश कुमार जी की सीटें आ रही है 49। लिख लिया आपने? जी जी जी। और उसके बाद में ये जो अन्य पार्टियां हैं इनकी सीट आ रही है 3, 8 और ये हो गई
8 3 11 14 सीटें आ रही है इनकी तीनों की मिला के। हम पार्टी और माजी और ये आपका चिराग पासवान जी 164 में से। अब कुल मिला करके यदि 243 सीटों पे अपन जाते हैं तो हमारा जो कैलकुलेशन है जी सर्वे रिपोर्ट है उसके हिसाब से 172 सीट आ रही है और इसमें 10 सीटें आप प्लस माइनस कर दे। एनडीए की 182 भी हो सकती है, हाँ। 162 भी हो सकती है। ठीक है, ये तो, हमारा जी 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 ये तो बड़ा आंकड़ा है जो आपका सर्वे बता रहे योगेश जी। जी, आप जो बता रहे हैं एनडीए की 172 के आसपास सीटें आ रही आंकड़ा हैं। हमारा बड़ा है लेकिन रिजल्ट में परिवर्तन होगा। हाँ 10 प्लस माइनस कह रहे हैं वो। तो महागठबंधन 172 प्लस माइनस 10 कर दो आप। 182 भी आ 82 आने के ही चांस ज्यादा है। अच्छा 162 के नहीं यदि है। दामन हो तो 162 आ सकती है। जी जी महागठबंधन को कितनी सीटें दे रहे हैं जी प्रेम सिंह जी? कम आप से कम 162। प्रेम सिंह जी महागठबंधन को कितनी सीट दे रहे हैं? अब जो बच गई जो आप गिन लो कितनी है, अब जो बच गई कितनी वो जोड़ लो आप, वो बाकी महागठबंधन की हो गई। यानी कि आप कह रहे हैं कि एक तरफा एनडीए की सरकार यहाँ पर बन रही है वो भी बड़े मार्जिन के साथ। ये हमारा सर्वे है। अरे जी 2/3 बहुमत से भी ऊपर बढ़ेगी, 2/3 बहुमत से भी ऊपर। योगेश जी आपको क्या लगता है इस सर्वे को लेकर, क्योंकि एग्जिट पोल भी अमूमन इस तरह के आंकड़े दे रहे हैं, यानी एक तरफा तो सरकार बना रहे 147 167 162 यहाँ तक की बात कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात प्रेम सिंह जी ये कि बीजेपी को टोटल सीटें जो है वो पिछली बार के मुकाबले ज़्यादा मिल रही हैं इस बार, या जेडीयू की एनडीए के अंदर सीटें किसकी ज़्यादा आ रही है, जेडीयू की या बीजेपी की? आपको निवेदन करी नहीं बीजेपी बीजेपी कह रहे 58 मैं और आपको 49। निवेदन करता हूँ, मेरे पास एग्जैक्ट आंकड़ा जो है वो 159 का है। 159 का आंकड़ा है, उसमें मैंने आपको बता दिया बीजेपी आगे जेडीयू नीचे। ठीक है प्रेम सिंह जी बने रहिए आप हमारे साथ। राजेंद्र जी देखिए अब एग्जिट पोल को तो कांग्रेस या विपक्ष नहीं मान रहा, हम एग्जिट पोल की बात ही नहीं कर रहे हैं। एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो क्या होते हैं, लेकिन प्रेम सिंह जी भी सर्वे रिपोर्ट की बात कर रहे हैं और जो आंकड़े और जो दावों की बात की जा रही है जो एक्सपर्ट्स के जरिए, क्या कहते हैं महागठबंधन कितना मजबूत है, या आपको लगता है कि जो भी आंकड़े सभी देते रहे परिणाम कुछ अलग कुछ नए कुछ हटकर आएंगे जिसकी बात अभी शायद नहीं हो रही है, और उसका आधार भी क्या है? देखिए श्वेता जी, जहाँ तक इस बिहार के विधानसभा के चुनाव परिणामों की बात है तो निश्चित रूप से महागठबंधन पूरी तरीके से मतलब इस चुनाव को जीतेगा। और इसके पीछे मुख्य आधार ये है कि विगत 20 वर्षों से नीतीश कुमार मतलब मुख्यमंत्री हैं और उसके बावजूद हर बार प्रधानमंत्री चाहे 2015 के अंदर वादे करने की बात हो, चाहे 2020 के अंदर हो, चाहे 2025 के अंदर वही वादे बार बार रिपीट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उनके 2015 के या 2020 के वादों की फहरिस्त देखेंगे तो उनमें से भी मतलब अधिकांश वादे अभी तक पूरे नहीं हुए। तो यहाँ पर बिहार की जो युवा वोटर है, जो खासकर जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, और जो देखिए बिहार इस देश के अंदर लोकतंत्र की जननी है, तो बिहार के अंदर कोई भी बात या क्रांति की बात होती है तो वो निश्चित रूप से, और इसीलिए हमारे नेता राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा के रूप में बिहार को चुना, और जिस तरीके का जो समर्थन हमें मिला, अब ठीक है परिणाम चाहे कुछ भी आए, हम जीते जो भी आए, क्योंकि जनादेश अब ईवीएम में बंद हो चुका है और उसके बाद में जो परिणाम कल निकलेगा उसके बाद होगा। लेकिन उसके बावजूद भी हम ये बात यहाँ बहुत मुखरता के साथ कहना चाहते हैं, परिणाम चाहे कोई भी हो, हम जीते हम हारे या हम बराबरी पे रहें, लेकिन जो एसआईआर को लेकर या जो वोट चोरी को लेकर जो हमारे आक्षेप है या चुनाव आयोग की जो भूमिका है वो हमारे आज भी रहेंगे। क्योंकि इसके अंदर राजनीति के अंदर जब तक चुनाव हम निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से अगर नहीं कराएंगे तो जनता की आने वाले समय में इन चुनावों के अंदर भूमिका नगण्य होती जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से अभी आपने देखा कि पहले कभी भी जब ये अपने
एग्जिट पोल आते थे तो उसके पीछे एक साइंटिफिक वे होता था, एक स्टैटिस्टिक होता था। लेकिन आज दुर्भाग्य से क्या है कि सत्ता के जो सीट्स पे बैठे लोग हैं, अपने आकाओं को खुश करने के लिए जिस तरीके से मैनिपुलेशन किया जाता है, या जिस मुझे तो आप तरीके आंकड़े बताइए महागठबंधन बिहार में। देखिए, मैं किसी आंकड़े में, क्योंकि मैं अभी आप एसआईआर की बात कर रहे हैं, सुनिए, एसआईआर के जनता के बीच में आप लोग पहुंचाने में अपनी बात सफल रहे हैं। निश्चित रूप से, क्योंकि मतदान के दौरान भी जिस तरीके से जिन लोगों ने दिल्ली में वोट दिया, जिन लोगों ने बंगाल में वोट दिया, जिन लोगों ने यूपी में वोट दिया, जिन लोगों ने उत्तराखंड में वोट दिया, जिन लोगों ने गुजरात में वोट दिया, वो लोग वहां के जाके भी दे रहे हैं। तो ये उन मतदाताओं को जागरूक करने का परिणाम था कि लोगों में जागरूकता आई और लोगों ने कहा कि देखिए ये इस तरीके से वोट चोरी करते हैं। इनके जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे, चाहे जिनमें राज्यसभा सांसद हो, चाहे संगठन के लोग हो, चाहे उसमें एक दो पत्रकार भी इसमें आए जो दिल्ली के अंदर भी वोट करते हुए पाए गए, उत्तराखंड में भी पाए गए, यूपी में भी और बाद में बिहार के अंदर भी। तो ये कैसे हो सकता है एक आदमी के चार चार अलग अलग लिपिक नंबर के वोटर आईडी कैसे हो? कुछ भी हो, जीत हो, हार हो, बराबरी पे हो, कुछ भी हो, लेकिन इतना जरूरी है कि एसआईआर को लेकर जो मुद्दा कांग्रेस का है वो जनता तक आपने पहुंचाया और आगे भी इस पर कांग्रेस, उसका परिणाम ये होगा कि जनता जागरूक हो गई है। पंकज जी, अभी प्रेम सिंह जी भी बकायदा सर्वे रिपोर्ट भी बता रहे हैं जो कि फेवर में बीजेपी के हैं, एनडीए के हैं, और आगे भी उनसे हम और भी चर्चा और खुलकर बात भी करेंगे। लेकिन बीजेपी के लिए एक बात इन्होंने कही कि 20 साल से नीतीश कुमार सरकार में है, सीएम है, दूसरी बार हर बार वही वादे किए जाते पूरे नहीं, लेकिन फिर क्या वजह है कि हर बार वादे करके अगर पूरे नहीं होते तो जनता फिर से उन्हें ले आती है, फिर से एनडीए को ले आती है और 20 साल से लगातार वो काबिज है। देखिए, और इस बार भी आप लोग दावे कर रहे हैं कि जीत होनी है और एग्जिट पोल भी यही कह रहे हैं। अभी लगभग सप्ताह भर पहले राहुल गांधी जी ने जो हाइड्रोजन बम को फुस किया था, उसमें इन्होंने ये कहा कि हरियाणा चुनाव में तो हम जीत रहे थे, एग्जिट पोल में तो हम जीत रहे थे, फिर हार कैसे गए? तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस के शीर्ष नेता, महागठबंधन के शीर्ष नेता एग्जिट पोल को स्वीकार करते हैं और तमाम एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि हम न्यूनतम 150 सीटें ले रहे हैं। कुछ एग्जिट पोल तो 170-75 बता रहे हैं, यानी हम 2/3 बहुमत की ओर है एनडीए गठबंधन। और जो एग्जिट पोल बता रहा है उसको कहीं ना कहीं उस एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पे राहुल गांधी जी ने स्वीकृति दी है। तो बहुत ज्यादा कोई प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं रही कि क्या होना चाहिए, क्या होगा, या एग्जिट पोल झूठा है क्या। स्वीकृति कैसे? राहुल गांधी की स्वीकृति कैसे? नहीं, राहुल गांधी जी ने हरियाणा चुनाव के एग्जिट पोल को स्वीकार किया। उन्होंने ये अपना तर्क दिया कि हरियाणा एग्जिट पोल में हम जीत रहे थे, कि फिर हम चुनाव में हारे कैसे। तो इसका मतलब एग्जिट पोल और एग्जिट पोल का जो मेथोडोलॉजी है, उसके जो पीछे साइंस है, उसको स्वीकार करते हैं। और उसी एग्जिट पोल, उसी सारे पद्धति के ऊपर अब बिहार में जब एग्जिट पोल हुआ है, तो मुझे लगता है राहुल गांधी जी उसको स्वीकार कर ही रहे होंगे। लेकिन वो एग्जिट पोल पे डिपेंड करता है, जब आपके फेवर में होता है तो रिएक्शन क्या है, जब आपके खिलाफ होता है तो रिएक्शन क्या है। आपने हरियाणा का जिक्र किया, लेकिन क्या बिहार में भी ऐसे उसके साथ जाएंगे? ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि महागठबंधन के फेवर में एग्जिट पोल नहीं है। मैं आपकी बात से ये समझ रहा हूं कि इसका मतलब राहुल गांधी जी अस्थिर विचार के आदमी हैं, उनका विचार कोई स्थिर नहीं है। मैं आपकी बात से ये समझ पा रहा हूं। दूसरी बात, अभी आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को सुना कि उनका जो मुख्य एजेंडा है 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार। क्या 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार में भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है, या 20 साल के अंदर और भी दल शामिल हुए, और दल शामिल हुए, तो आज वो कहां हैं? ये भी मेरे को लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता को टीवी चैनल पर स्पष्ट करना चाहिए। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, पिछले 20 साल में जब से एनडीए के वहाँ खासकर बिहार में जब सरकार है, जैसा पूरा देश में होता है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जो है केवल विकास के नाम पे चुनाव लड़ता है और विकास के मुद्दे ही आगे लेके आता है। और विकास के मुद्दे के आधार पर बिहार में बम्पर वोटिंग हुई, 65% से ज्यादा वोटिंग हुई। ये सीधा सीधा ये बताता है, और इतिहास गवाह इस बात का कि जब जब बम्पर वोटिंग हुई है भारतीय जनता पार्टी को उसका बेनिफिट मिला है। और इस बार भी चूंकि हमने विकास में चुनाव लड़ा है, हम किसी जातिवाद में नहीं गए, हम किसी भ्रम में नहीं गए, हमने जनता को बरगलाने की कोशिश नहीं किया, और इस बात को जनता ने मोहर लगाई। इतना बम्पर वोट हुई और भारतीय जनता पार्टी बम्पर वोटों के साथ, बम्पर सीटों के साथ बिहार का चुनाव जीतने जा रही है। और मैं निश्चित रूप से प्रेम सिंह जी बाजोर की बात से सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 2/3 बहुमत लेके आएगा। ठीक है योगेश जी, क्योंकि प्रेम सिंह बाजौर जी जिस तरह से सर्वे रिपोर्ट लेकर बैठे हैं, हम उस पर बात भी करेंगे, क्योंकि एक साथ पर साथ ही साथ बिहार के साथ साथ अंता पर भी हम एक बार जरूर जानेंगे कि वहां पर क्या है या फिर सर्वे रिपोर्ट क्या कहता है। लेकिन योगेश जी, जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया कि 159 पर सर्वे किया है हमने, और कुल ओवरऑल जब आंकड़े की बात आ रही है वो कह रहे कि 172 + 10 तो होना ही है,
माइनस भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस प्लस 10 यानी 182 तक सीटें जाने को लेकर है। क्या आपको लगता है, आपका एनालिसिस क्या कहता है बिहार को लेकर, जिस तरह से बिहार चुनाव से लेकर, दोनों चरणों में वोटिंग से लेकर, दावों से लेकर और एग्जिट पोल तक जो बात और जो तस्वीर नजर आती है? देखिए, जिस तरह से प्रेम सिंह जी कह रहे हैं, और उन्होंने कहा कि 5 लाख से अधिक सैंपल उन्होंने वहाँ पर एकत्रित किए, उसके बाद एक पूरा ये उन्होंने आंकड़े निकाले अलग अलग जगहों के। हालांकि उनके पास एक एक सीट का भी वहाँ पर पोलिंग परसेंटेज के साथ साथ वहाँ आंकड़ा है कि किस पार्टी को सर्वाधिक सीटें मिल रही। ये तो बात तय थी कि एनडीए में बीजेपी बढ़त रहेगी और जेडीयू और एनडीए के जेडीयू एक और बीजेपी अपने आप में एक सशक्त रूप से वो सामने आएंगे। एग्जिट पोल भी ऐसा ही कह रहे हैं। लेकिन जिस तरह से प्रचार रहा राहुल गांधी का, तेजस्वी यादव का, और जिस तरह से उन्होंने युवाओं को मोबिलाइज करने का प्रयास किया, कितनी सफलता मिलेगी कल पता लगेगा। वो बहुत मेहनत उन्होंने की वहाँ पर महागठबंधन को सफलता दिलाने के लिए, लेकिन एग्जिट पोल पूरी तरह उस बात को नकार रहा है और प्रेम सिंह बाजोर जी का सर्वे भी उस बात को नकार रहा है। और ये कहा जा सकता है कि पिछली बार भी इन्होंने हमारे चैनल पर जो इनपुट दिया था सर्वे का, वो 100% रहा था, और इस बार भी इनकी टीम ने जिस तरह का वह सर्वे किया या जो कुछ आपके सामने वो बता रहे हैं, अंता का भी इनके पास जानकारी है। आप अंता को लेकर भी पूछ सकती हैं, बिहार को लेकर भी जान सकती हैं। बिल्कुल प्रेम सिंह जी, क्योंकि बिहार को लेकर जो आपने बात रखी कि 172 प्लस ही होगा, लेकिन एक बात कही जा रही थी कि महागठबंधन है, एक तरफ एनडीए को बढ़ाते एनडीए यहाँ पर सरकार बनाएगी, लेकिन इंडिविजुअल जब पार्टी की बात की जाती है तो एक बात एग्जिट पोल में या फिर चर्चाओं में यह बात आई कि बीजेपी की सीट पहले से कम हुई है। क्या आप इस बात को नकारते हैं? पहले से भी सीट बढ़ी है बीजेपी की आपके सर्वे के मुताबिक? नहीं, बीजेपी की देखो, बीजेपी बड़ी पार्टी है, मैंने आपको आंकड़ा दे दिया। जी जी। सेकंड नंबर में नीतीश कुमार जी है। जो हमारा जो सर्वे जी, है उसके आधार पे मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूँ जी। और अभी हमारे कांग्रेस प्रवक्ता साहब ने बोला कि साहब ये अपने आकाओं को खुश करने के लिए, तो देखो कल सुबह रिजल्ट आ जाएंगे, खुश करने वाली बात है ही नहीं। और इनसे मैं एक बात का और निवेदन कर रहा हूँ, हिमाचल में इन्होंने सरकार बनाई, हमने हमारे सर्वे में कहा कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। कर्नाटक में जब इनकी सरकार बनी तो मैंने कहा था कि कांग्रेस की बनेगी। तो हमारा काम कोई आकाओं को खुश करने से या 2 घंटे में कोई खुश कर लेंगे, वो तो कल सुबह रिजल्ट आ जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये एग्जैक्ट आंकड़ा। मैं आपको एक निवेदन और कर दूं, तो जो कि जिन्होंने देश में एग्जिट पोल किसी किया के मैं पास उनके लिए भी- कह रहा हूं, आप तो खुद सुनो बीजेपी मेरी के हो, तो बात आपके को। तो कहने की जरूरत ही नहीं है ना, आप तो बीजेपी में ही हैं, तो आपके तो आका जो हैं वो है ही हैं। मैं सिर्फ उन एग्जिट पोल करने वाली एजेंसीज के लिए कह रहा हूं जो कि अपने आप को स्वतंत्र एजेंसियां कहती है, लेकिन वो पैसे के दम पर तमाम तरीके के आंकड़े मैनिपुलेशन करके दिखाती है। ठीक है, मैं उनके लिए कह रहा हूं। प्रेम सिंह जी, आप तो बीजेपी में ही हैं। अब थैंक यू। अब मेरी बात सुनो, मैं आपको एक निवेदन और कर दूं। जी हेलो, जी जी सर, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है सर, आप बात रखिए। आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है, आप बात रखिए। मैं ये जी। कह रहा हूं 159 सीटों में 159 सीटों में 14 मंत्री रिपीट हो रहे, जिनका आपको मैं नाम बता सकता हूं कि ये मंत्री दोबारा जीत के आ रहे हैं 159 में, और 159 सीटों का सीट वाइज आंकड़ा दे सकता हूं कि इस सीट पे ये व्यक्ति जीतेगा। सर वो अहम नाम जरूर हम चाहेंगे कि सीट एक बार आप वाइज बताएं। ये आंकड़ा देश में कोई भी, ये जो आपके है ना 159 सीटों का बताऊंगे आपको। सर नाम जो एक जो वो मिनट, इम्पोर्टेंट नाम है जो आपको जरूर लगता है कि वो एक सेकंड रिपीट होंगे, वो जीतेंगे। आज मैं 14 मंत्रियों की बता दूं पहले आपको कि ये 14 जी। मंत्री 159 में रिपीट हो रहे हैं। जी, जी। जो बाकी जो है उसमें जो मंत्री है वो भी रिपीट होंगे, क्या होगा पता नहीं, बता दीजिए थोड़ा बोल पड़ा। रेणु देवी है, उसका क्रमांक नंबर है 8 नंबर, और ये सरकार में मंत्री है, डिप्टी सीएम है, ये रिपीट हो रही है दोबारा। जी, आप लिख लीजिए। आगे बोल फटाफट। करसीदन पासवान है,
और उसका सीट नंबर है 13 विधानसभा नंबर, वो रिपीट हो रहा है मंत्री। दरभंगा से है संजय सरावगी, वो मंत्री है, वो भी रिपीट हो रहा है। उजाले से है दिनेश कुमार मिश्रा, वो भी रिपीट हो रहा है, मंत्री है सरकार में। केदार प्रसाद गुप्ता है कुरानी सीट से, वो भी रिपीट हो रहा है। राजू कुमार सिंह है साहिबगंज से, वो भी रिपीट हो रहा है, मंत्री है सरकार में। सिवान से मंगल पांडे, वो रिपीट हो रहा है। अनौर से है करसन कुमार मंडू, वो भी रिपीट हो रहा है। और बछवाड़ा से सुरेंद्र मेहता, वो भी रिपीट हो रहा है। अब आपको चाहो तो मैं आपके ये सूची आपके पास भेज देता हूँ। 121 जो है फर्स्ट राउंड के अंदर, सेकेंड राउंड में 159 में विधानसभा वाइज नंबर, आप चाहो तो अभी कह सकता हूँ, नहीं तो सूची भेज दूंगा। बिल्कुल प्रेम सिंह जी, ये सूची हम आपसे ले लेंगे, ये सूची, और फिर कल क्योंकि परिणाम सुबह आने ही 8 बजे से काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी। और ठीक है, आपका क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जो सर्वे रिपोर्ट आपने बताई है वो वैसे ही आए आपके पास, हाँ वैसे ही आए। लेकिन एक बात और, बिहार में क्या कोई आपके सर्वे में ऐसा बड़ा नाम है जो इस बार जीत नहीं पा रहा जी, फिर वो चाहे महागठबंधन से हो या फिर एनडीए से? सर ये देखो, हमारे पास ये सर्वे नहीं है, हम तो सिर्फ सीट का सर्वे करते हैं कि कौन जीत रहा है कौन आ रहा है। और प्रत्येक सीट पे हमारा 3,500 सैंपल होता है, 4,000 3,500 सैंपल हर सीट के ऊपर होता है हमारा। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि 159 सीटों पर है और 159 के अलावा सीटें नहीं हैं का जो सैंपल हम लेते हैं, हाँ। आप हाँ वो हमारे पास नहीं है। वो इस रेशे के हिसाब से कुछ रैंडम सर्वे करवाया, समय नहीं मिला, उसके आधार पे की हुई है। पिछले 8 महीने से कर रही थी टीम को, कहाँ टाइम मिलता है इतना। ठीक है योगेश जी, क्योंकि बिहार तो अहम है, लेकिन अंता सीट, क्योंकि राजस्थान की नजरें अंता सीट को लेकर है। प्रेम सिंह जी, एक बार अंता सीट को लेकर भी जरूर बात करना चाहेंगे आपसे, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है और इस पर इस बार ऐसा है कि एक तरफा कोई ये नहीं कह रहा है कि हाँ इस सीट से ये जीत कर आ रहा है, ऐसे समीकरण इस बार बने हैं। आपका सर्वे रिपोर्ट इसे लेकर क्या कहती है? देखो, अंता सीट पे पहले बात तो यह है कि बीजेपी जीत रही है, क्लियर कट। अब मैं आपको बता दूं, 2000 से लेकर के 4000 के बीच में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी अंता पे, मिनिमम 2000 ऊपर 4000 तक। अब किसको कितने वोट मिल रहे हैं वो भी आपको बता सकता हूं जी। चलिए, आप बोल रहे बीजेपी यानी मोरपाल सुमन तो जीत रहे, आप कह रहे हैं 65,376 बिल्कुल जीत रहा है, मेरे सर्वे में जीत रहा है वो। आप कल रिजल्ट आ जाएगा, आपके सामने आ जाएगा। जी जी प्रेम सिंह जी, आपसे भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल रहे हैं 65,376 जी। प्रेम सिंह जी, आपसे सवाल है मेरा। और कांग्रेस को वोट मिल रहे हैं 60,000 जी जी। हाँ पूछिए। आपने बीजेपी को 36.50% हेलो वोट बताए हैं। आपने बीजेपी को 36.50% वोट बताए हैं और जी, कांग्रेस को 33.18% दिया है और नरेश मीणा को 29.96% मत दिया है। लेकिन आपके सर्वे में 88% मीणा मतदाता नरेश मीणा के साथ गया है, आपके इस सर्वे में ही दिखाया जा रहा है। जी जी 88% बड़ा जी, एक बहुत बड़ा कास्ट का ये मूवमेंट जो होता है। मैंने आपको दिया है वो, हाँ उसी में से पूछ रहा हूँ मैं। अब वो जो भी है वो आपके सामने है। मैंने हमारे सर्वे में आया वो बता दिया। मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ कि आप मेरे वोट नोट कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी को 65,300 वोट मिल रहे हैं, कांग्रेस को 60,957 वोट 85 वोट मिल रहे हैं
और नरेश मीणा को मिल रहे हैं 54,031 वोट और अन्य को मिल रहे हैं 605 वोट। मतलब प्रेम सिंह जी ये बात आपको आंकड़ा दे दिया। कुल मिला के 2000 से 4000 के बीच में जीत हार का अंतर होगा, आप ये कह रहे हैं? जी। तो नरेश मीणा ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया आपके हिसाब से? जीत हार का बता रहा हूं आपको 2000 से। अब सर मैं इस बारे में नहीं समझ सकता। अब तो सर्वे का आंकड़ा काट के लिया थे, कौन जीत रहा है, कौन आ रहा है, किसने हराया, किसने जिताया, ये चीजें मेरे। चलिए इसी पर एक कमेंट मैं राजेंद्र जी से भी ले लेती हूँ। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ राजेंद्र जी। राजेंद्र जी, अंता को लेकर जो स्पष्ट आंकड़ों के साथ, यानी कि उस वोट के साथ कि टोटल वोट यहाँ पर कितने कितने मिले और अमूमन यही होगा, इनका दावा है। हाँ, निश्चित रूप से इन्होंने जो प्रेडिक्शन निकाला है उसमें इन्होंने 2 से 4,000 का फासला दिया है, लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने मतलब बीजेपी को 65,376 दिए और कांग्रेस को 60,981, तो ये करीबन 5 के आसपास, 4.5-5 के आसपास हो गया। तो ये थोड़ा सा मतलब ये थोड़ा सा झुकाव इनका उस तरफ लगा। तो निश्चित रूप से कांटे का मुकाबला है और हम निश्चित रूप से ये चुनाव जीतेंगे, क्योंकि जो प्रमोद जैन भाया जी की जो छवि है वो 36 कौम के अंदर मतलब सबको साथ लेके चलने वाली छवि है और वो तमाम उन लोगों को, गरीबों को, असहायों को, मतलब जो हमारी गरीब बच्चियां हैं, चाहे अनाथ बच्चियां, उनके विवाह को लेकर हो, चाहे गौ सेवा के कामों को लेकर हो, तो वो उनकी एक विकास पुरुष की छवि है। और बाकी जिस तरीके से बाकी जातिवाद के नाम पे बीजेपी ने जिस तरीके का चुनाव लड़ा, वो चुनाव का करारा जवाब। लेकिन अगर सिर्फ यही आधार होता तो अगर सिर्फ यही आधार होता प्रमोद जैन भाया का, तो पिछली बार फिर वो नहीं पिछली बार देखिए ना, पिछली बार वो सिर्फ 5,000 वोट से हारे हैं और उनके जीत का जीत का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, कभी वो 35,000 से जीते हैं, कभी वो 20,000 25,000 से जीते हैं। तो ये पिछली बार जो जिस तरीके का 2023 के चुनाव के अंदर जो दुष्प्रचार था, उस दुष्प्रचार के अंदर उनके ऊपर जिस तरीके के आक्षेप लगाए गए, और अब तो पूरा 2 साल की इस सरकार की कार्यशैली है। और इस अपन सबको मालूम है कि राजस्थान में और खासकर अंता विधानसभा में ये उपचुनाव क्यों हो रहा है, क्योंकि भाजपा का जो कैंडिडेट था या जो विधायक था उसके ऊपर कोर्ट ने सजा सुनाई और कोर्ट के सजा सुनाने के बाद अयोग्य घोषित हुए। तो इस बार तो कैंडिडेट दूसरा है, इस बार तो कैंडिडेट दूसरा है, चाहे दूसरा हो, लेकिन भाजपा वो मोमेंटम नहीं बना पाएगी जो मोमेंटम। रिएक्शन लेने दीजिए। हाँ, सवाल है मेरा, इनका सर्वे है मेरे पास, अभी आया है। 19% वोट मुस्लिम वर्ग के नरेश मीणा को गए। तो ये कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया नरेश मीणा ने? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि मतलब अभी जिस तरीके से 2 साल से राजस्थान के अंदर ये जो सरकार चल रही है, जो जिस तरीके से झूठे वादे करके आई, तो इस सरकार को अगर अगले बचे हुए 3 साल पे अगर पटरी पे लाना है तो अंता के चुनाव में भाजपा को हराना बहुत जरूरी है, ये जनता समझती है। एक और सर्वे इसी का है, वो भी पूछ लेता हूं आपसे कि 34-35 के लगभग प्रतिशत मत गुर्जर वर्ग के नरेश मीणा को जा रहे हैं और इसके साथ 27% जाट वर्ग के मत भी नरेश मीणा को जा रहे हैं। देखिए, ये सर्वे मुझे नहीं पता कि इन सर्वे का आधार क्या है या सोर्स क्या है, लेकिन अगर इतना जातीय, और आपने जैसा कि बताया अभी मतलब बाजोर साहब के सर्वे के अंदर कि साहब 88% वोट उनके मिल रहे हैं, इतने 34% उनके मिल रहे हैं, 19% उनके मिल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से क्या है, फिर बात ही नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि अभी राजस्थान के अंदर जिस तरीके का राजनीतिक दलों पे जो भरोसा है, वो भरोसा कायम है और कायम रहेगा। और वास्तव में कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में तमाम उन बातों को उठाती रही है और इनकी सरकार के मंत्री खुद स्वीकार कर चुके हैं कि हमारी सरकार की मॉनिटरिंग कमजोर है, चाहे खनन की बात हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, तमाम सेवाओं के अंदर सरकार फिसड्डी साबित हुई। लेकिन ये निर्भर तो अंता के वोटर्स, अंता की जनता पर करेगा पंकज जी, कि वो फिर से वापस, अगर सरकार से नाराजगी है तो क्या वो अंता के चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए, जो सवाल या जो आरोप राजेंद्र जी लगा रहे हैं, ये बात ठीक है कि आज रात के लिए कांग्रेस के नेता खुश होते हो कि प्रमोद जैन भाया बहुत स्वच्छ छवि का आदमी है और वो जीत रहा है, तो मेरे को लगता है आज रात के लिए इनको खुश हो लेना चाहिए। बाकी प्रमोद जैन भाया की छवि कैसी है, ये तो भरत सिंह जी कुंदनपुर को 10 बार बता के गए, इनके कांग्रेस के नेता थे। इनको लगता है कि अगर बीजेपी पे विश्वास नहीं करना तो इनको कांग्रेस के नेताओं पे विश्वास करना चाहिए। भरत सिंह कुंदनपुर ने जो लिख के दिया, सबूत दिया कि भाया रे भाया पूरा गाँव खाया,
अब इसके बावजूद भी इनको लगता है कि भाया बहुत बड़ा जन नेता है, तो मुझे लगता है कि इनको चाहे आंखों की जांच करानी चाहिए। और दूसरी बात, जो चुनाव प्रचार के दौरान दिखा, 2 साल के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया, उसके समर्थन में जो जनता का रुझान था, उसके बिहाफ पे, उसके विश्वास पे हम ये कह रहे हैं कि हम ये चुनाव 20,000 से ऊपर ज्यादा मतों से हम जीतने वाले हैं। और ठीक है, दावे सबके होते हैं, सबको खुश होने का मौका मिलता है और परिणाम कल सुबह आ जाएगा, परंतु ये बात तय है कि अंता की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है और बहुत भारी मतों से हम जीतने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। प्रेम सिंह बाजौर जी, बेहद अहम आंकड़े और दिलचस्प बात आपने की, आपके सर्वे से जो निकल कर आई, और इंतजार इसी बात को लेकर है कि कल जब काउंटिंग शुरू होगी तो ये कितना मेल खाते हैं, क्या वाकई में पिछला जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसी की तरह ही ये बिहार और अंता को लेकर भी रहेगा। फाइनल कमेंट सर आपसे चाहेंगे, बिहार और अंता को लेकर फाइनल कमेंट। जी 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 प्रेम सिंह जी, आपका सर्वे जो कहता है इस पर फाइनल कमेंट चाहेंगे सर, क्योंकि सवाल भी उठेंगे ही और उठाए भी जा रहे हैं जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। अब देखो, ये तो इनका काम है क्या कहना है क्या नहीं कहना है जी। हमारा जो सर्वे है, मैं आपको निवेदन करता हूँ, पिछले 10 साल से एकदम परफेक्ट सर्वे होता है हमारा। कभी भी हमारा सर्वे, कोई भी, हमने हरियाणा का सर्वे किया, हरियाणा में कहा बीजेपी की सरकार बनेगी, बनी। हमने दिल्ली में कहा सरकार बनेगी तो बनी। हमने गुजरात में ये बताया था सर्वे से पहले, अमित शाह जी को मैंने रिपोर्ट भेजी थी कि 155 या 56 सीट आएगी तो 56 ही आई। तो अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड तो हमारा बहुत शानदार है। अब आगे की मैं कह नहीं सकता, कल आपके सामने, जनता के सामने कल रिजल्ट आएंगे तो आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, आपने कल तस्वीर साफ हो जाएगी। योगेश जी, फाइनल कमेंट, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। देखिए, क्योंकि बिहार को लेकर तो तमाम तरह की बातें अब साफ है कि एग्जिट पोल पूरी तरह एनडीए की सरकार बना रहे हैं, प्रेम सिंह जी भी बना रहे हैं। जनता का जनादेश कल सामने होगा। तेजस्वी और राहुल गांधी ने जो तूफानी प्रचार किया उसकी हकीकत भी हमारे सामने होगी। और अंता को लेकर तो हम लगातार, फर्स्ट इंडिया भी कह रहा है कि बहुत कांटे का और रोचक मुकाबला वहाँ हुआ। फिजिकली मैं खुद वहाँ मूवमेंट करके आया, देख के आया, तो एक साफ तौर पर वहाँ नज़र आया। एक इंडिपेंडेंट एमएलए, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने हर मतदान बूथ पर अपनी टेबलें लगाकर प्रमुख दलों को चौंकाने का काम किया। लेकिन मैं फिर से ही कह रहा हूँ कि नरेश मीणा जो वोट लेंगे, और अगर वो बीजेपी के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगाएंगे तो बीजेपी को नुकसान होगा, और अगर वो कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगाएंगे, चाहे वो दलित हो या मुस्लिम हो, तो सीधे तौर पर कांग्रेस को नुकसान होगा। और जो मीणा वोट की बात की जा रही है कि मीणा वोट, मीणा वोटों को लेकर ये कांग्रेस का थिंक टैंक मानता था कि हमें 20% वोट तो मिलेगा, लेकिन जिस तरह अभी मैं बाजौर साहब का सर्वे देख रहा था तो इन्होंने 100% मीणा वोट नरेश मीणा के कोटे में डाला है। तो अगर ऐसा है तो ये नुकसान बीजेपी को तो पता था कि हमें नहीं मिल रहा, और बीजेपी ने उसके लिए अपना डैमेज कंट्रोल किया। लेकिन कांग्रेस को अगर उनका परंपरागत मीणा वोट भी नहीं मिलता तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा नुकसान होगा। लेकिन ये जरूर है कि बहुत कांटे का मुकाबला है, हार जीत का अंतर। लेकिन इतना तो मानेंगे योगेश जी कि अभी कितने भी सर्वे, कितने भी चीजें कह दिया, ये जो कुछ एक सिचुएशन है वो पर्दे में ही है, वो कल के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। क्योंकि कौन सी जाती है हम अनुमान तो लगा सकते हैं, हम सर्वे कर सकते हैं, लेकिन अंता को लेकर जो स्थिति, एक बात जरूर मैं कह सकता हूं कि अंता में जब टिकट मोरपाल सुमन को दिया गया था जी, तब वो मुकाबले में नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने वहां पर चुनावी कमान को संभाला, उसके बाद वहां पर माहौल बदला, और फिर मुख्यमंत्री बद्रीलाल शर्मा के जो 2 रोड शो हुए और वो साझा रोड शो हुए, तो उससे पहले तक मैसेज ये था कि बीजेपी यहाँ अंतरकलह में है या एकजुट नहीं है। लेकिन वो जो साझा रोड शो की जो प्लानिंग की गई, उससे बीजेपी का स्थानीय कार्यकर्ता बूस्ट हुआ, और विचार परिवार भी यहाँ पर जो योगदान दिया है पर्दे के पीछे, वो भी आपको कल पता लगेगा। लेकिन प्रमोद जैन भाया का जो चुनाव लड़ने का अंदाज है, मैंने पहली बार बहुत करीब से देखा। बहुत मंजे हुए तरीके से वो चुनाव लड़ते हैं, और सामने वाले को पता भी नहीं लगने देते कि वो किस तरह का चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडर्स भी उनको कम आंक कर नहीं चल रहे थे, और यही कारण है कि
बीजेपी के नेताओं ने या उसी अनुसार रणनीति बताई, और प्रमोद जैन भैया शायद एक रणनीतिक कदम आगे चल रहे थे, इसका अंदाजा कांग्रेस के लीडर्स को है। तो इसलिए कांग्रेस के लीडर्स ये मानते हैं कि ये सीट हमारे खाते में जाएगी, लेकिन दोनों ही दल नरेश मीणा का अंदाजा पूरी तरह नहीं लगा पाए। बिल्कुल, और इसीलिए अभी ये तो पर्दे में ही, जब तक कल काउंटिंग नहीं शुरू होती, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, प्रेम सिंह बाजौर जी, पंकज जी, राजेंद्र जी और योगेश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब देखिए एग्जिट पोल कितने एग्जैक्ट होते हैं, कल तस्वीर साफ होगी, क्योंकि महज 11.5 घंटे का वक्त और है, जिसके बाद सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगेगी। फिर चाहे हम राजस्थान के अंतर विधानसभा उपचुनाव की बात कर ले या बिहार की सभी 243 सीटों की। हालांकि प्रेम सिंह बाजौर जी, जिन्होंने अपने सर्वे की भी बात रखी और सर्वे रिपोर्ट बताया कि उनका सर्वे क्या कहता है, आंकड़ों के साथ उन्होंने बताया, और क्योंकि 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखना होगा क्या वाकई में इस बार भी वो सही साबित होता है, या फिर एग्जिट पोल सही साबित होते हैं, या फिर जो कहा जा रहा है कि इनसे इतर कुछ अलग भी हो सकता है जो जनता ने तय किया है। इंतजार जरूर है कल सुबह 8 बजे का, जब काउंटिंग शुरू होगी। और आपको बता दें, फर्स्ट इंडिया न्यूज सुबह 6:30 बजे से लगातार इस पर हर एक अपडेट आपको देता रहेगा। आप बने रहिएगा फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात की अब कहानी है सारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी।